आत्मा ही नहीं है स्त्री में, मजदूरों में आत्मा नहीं है, तो उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से वो बनाएंगे। वो अपनी व्यवस्था बनाएं, चलाएं, उसमें खुश रहें, हमें उनमें कोई आपत्ति नहीं है। तकलीफ की बात यह है कि उनकी व्यवस्थाओं को हम अपने यहाँ लाएं और नकल करके उसको अपने देश में चलाएं और फिर ये कल्पना करें कि इससे भारत सुखी हो जाएगा, समृद्धशाली हो जाएगा। ये अपने को धोखा देना है और 60 साल से यही हो रहा है। जो भी सरकार आती है अंग्रेज और यूरोप की व्यवस्थाओं में ही देश को सुधारने की कोशिश करती है। अंत में क्या होता है? कुछ सुधरता नहीं है। 59 साल में इतनी राजनीतिक पार्टियां आई, देश वहीं का वहीं है, क्योंकि व्यवस्था बदली नहीं है। तो अब हमें दो ही चीजें करनी है, या तो हमारी व्यवस्था जो अंग्रेजों की बनाई हुई और दी गई है, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेजों के बनाए हुए नियम आज भी इस देश में चल रहे हैं। आप जानते हैं अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए 35,735 कानून बनाए, वो सब के सब चल रहे हैं। छोटे छोटे नियम भी चल रहे हैं, जैसे संडे की छुट्टी यूरोप में होती है क्योंकि चर्च जाना है, हम क्यों करें? हमारे लिए संडे तो, मंडे तो, ट्यूसडे तो सब बराबर है। यूरोप में रविवार महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ईसाईयत को मानते हैं। अरब देशों में शुक्रवार महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस्लाम को मानते हैं। यहूदियों में शनिवार महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जुडाइज्म को मानते हैं। हमारे लिए रविवार, सोमवार, शनिवार सब एक जैसे हैं क्योंकि हम सबको मानते हैं। हमारे यहाँ सोमवार किसी का दिन है, मंगल किसी का, बुध किसी का, बृहस्पति किसी की, शुक्र किसी का, शनिवार उनके यहाँ तो ये है। अब हम उनकी नकल करके चले, कैसे चलेगा? रविवार की छुट्टी तो बंद होनी चाहिए इस देश में, क्यों चलनी चाहिए? फिर उनके यहाँ सूर्य नहीं निकलता तो दफ्तरों में काम देर से शुरू होता था, तो उन्होंने 10-11 बजे का समय तय किया ऑफिस जाने का। हम क्यों करें 10-11 बजे ऑफिस की शुरुआत? हमारे यहाँ तो सूरज सवेरे 4:30 बजे निकल आता है और ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ काम सबसे अच्छा माना जाता है, तो हमारे ऑफिस तो सवेरे चलने चाहिए सूर्य के साथ। किसान जाता है खेत पे काम करने सूर्य के साथ। जो 70 करोड़ किसान सूर्य के साथ काम कर सकते हैं, तो 10-12 करोड़ सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं कर सकते? उनको 11 बजे ऑफिस क्यों मिलना चाहिए जाने के लिए? और 11 बजे ऑफिस पहुंचते हैं जब आधा दिन बीत चुका होता है और आधी शक्ति खत्म हो चुकी होती है काम करने की। हमारे यहाँ बजट आता है फरवरी के अंतिम सप्ताह में 27-28 तारीख को। क्यों? ये तो यूरोप की मान्यता है कि उनका नया वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, जिस दिन वो अप्रैल फूल मनाते हैं, क्योंकि लोगों को मूर्ख बनाना है बजट के माध्यम से। हम भी वही दिन से अपना बजट चलाएं। हमारा तो नया साल दिवाली से शुरू हो जाता है, तो हमारा बजट तो दिवाली को आना चाहिए। हम उनकी मान्यताओं में फंसे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिनका मतलब हमें नहीं मालूम। जनवरी का मतलब कोई बता सकता है? क्या मतलब? अगैन, पूस, माह, फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, अषाढ़ का मतलब मैं बता सकता हूं। जनवरी का मुझे नहीं मालूम। हम क्यों जनवरी फरवरी चला रहे हैं? और ऐसे मूर्ख लोग हैं। अक्टूबर, ये जो अक्टूबर शब्द है ना, ग्रीक है। ऑक्ट, ऑक्ट से आया। ऑक्ट का मतलब होता है 8। अक्टूबर कौन सा महीना है? 10वां। तो ऑक्ट आया 8 से, महीना है 10वां। क्या मूर्खता कर रहा है? सितंबर आया सेप्ट से, सेप्ट माने 7। सितंबर महीना कौन सा है? 9, और बोल रहे हैं 7। नवंबर 9 से आया 9, महीना 11वां। क्या मूर्खता! कभी सोचा ही नहीं हमने। हमारे अगहन, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ सबका मतलब है, फिक्स है। 1000 साल पहले जो था आज भी वही है। कृष्ण के जमाने में जो था आज भी वही है। राम के समय में जो था आज भी वही है। इतना सनातन है, उसको छोड़कर जनवरी फरवरी में फंसे हुए। और कुछ कुछ तो ऐसी मूर्खताएं हम कर रहे हैं। मदर्स डे मना रहे हैं, मदर्स डे। रोज तो हमारे यहाँ यही होता है। यूरोप में पता है क्या होता है? मैंने आपसे कहा ना, माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, साल में एक ही दिन पिलाती है, वो दिन मदर्स डे। बाकी दिन नर्स दूध पिलाती, तो इसलिए वो मदर्स डे मनाते हैं। हमारे यहाँ तो सभी माँ अपने बच्चों को रोज दूध पिलाती है, हर दिन तो मदर्स डे। फादर्स डे उस दिन होता है जब बच्चे अपने बाप के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, वो फादर्स डे है। यहाँ तो हर दिन बाप बिना बेटे के खाना ही नहीं खा सकता, वो कहेगा गले से उतरता ही नहीं है।
बेटा तो चाहिए साथ में खाना खाने। तो एवरीडे फादर्स डे, एवरीडे मदर्स डे, हम फंस गए उनके चक्कर। वैलेंटाइन डे, जिसका मतलब ही हमें नहीं मालूम। तो मेरा आपसे ये कहना है, और कभी कभी तो इतना मुझे दुख होता है, कोई थोड़े अंग्रेजी पढ़े लिखे घरों में चला जाता हूं जो बहुत पूरी अंग्रेजी नहीं जानते, पूरी हिंदी भी नहीं जानते, वो बहुत सत्यानाश करते, अधकचरे में। वो क्या कहते हो, राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। तो मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेस? क्योंकि प्लेटो ने मिसेस शब्द दिया है वैश्याओं के लिए, रखेल को मिसेस कहते हैं। आपने सुना है यूरोप में सो एंड सो मिसेस, मिसेस पांडे, मिसेस शर्मा, मिसेस ये, माने उसकी रखेल, पांडे की रखेल मिसेस पांडे, सब शर्मा की रखेल मिसेस शर्मा। हम अपनी धर्मपत्नी को मिसेस बनाने में लग गए, बिना सोचे समझे, बिना अकल के। शी इज माई मिसेस। तब मैं पूछता हूं, रियली? तब वो थोड़े बौखला है। और धर्मपत्नियों ने पति को मिस्टर बना दिया। मिस्टर माने उसका उल्टा। और मिस तो बहुत ही खराब शब्द। मिस माने एक ऐसी वैश्या जो कई पुरुषों के साथ सोए। मिसेस तो किसी एक की ही रहती है, मिस तो किसी की भी होती है। हमने अपनी बेटियों के नाम के आगे बड़े गर्व से मिस आकृति, मिस फलाना, मिस ढिमाका लगा दी। पहले शब्दों को जाने, फिर उनका उपयोग। मम्मी शब्द है यूरोप में, मम्मी माने डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर। हमने बच्चों को चिल्ला चिल्ला के मम्मी बोल सिखा दिया। पप्पा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है अंग्रेजी, पापा शब्द का कोई अर्थ नहीं। मम्मी का तो है भी कि डेड बॉडी, पापा का तो वो भी नहीं, बुलवा रहे हैं पापा पापा पापा। और अंकल आंटी तो बहुत ही खतरनाक। अंकल पता है क्या होते हैं? जैसे कोई बाप है, उसके भाई हैं जो उसके बाप की दूसरी रखेलों से पैदा हुए हैं, वो सब अंकल है। और आंटी उसका फीमेल पार्ट है। हम किसी को भी अंकल और आंटी बोल देते बिना सोचे समझे, और सामने वाला स्वीकार भी कर लेता, उसको मालूम नहीं है कितनी बड़ी गाली दे रहा है। पहले अंग्रेजी और अंग्रेजियत और सभ्यता के बारे में पूरा जाने, फिर समझबूझकर उपयोग करें तो अच्छा है। कभी कभी मुझे इतना खराब लगता है, किसी के घर में जाता हूं, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू, डब्लू, बबलू। पूछो क्या नाम है, मतलब क्या है टिंकू का? टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने, माँ की ना सुने, वो है टिंकू। और ज्यादातर बच्चे वहां टिंकू ही होते हैं यूरोप में। हमारा बेचारा सीधा साधा आज्ञाकारी उसको टिंकू टिंकू बोल बोल के उसका कचरा निकाला। तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि भाषा के स्तर पर, भूषा के स्तर पर, भोजन के स्तर पर, भजन के स्तर पर और भेषज के स्तर पर ये यूरोप की नकल मत करिए। और अगर करनी ही है तो पूरी करिए, अधूरी मत करिए। या तो पूरे यूरोपीय हो जाइए, अंग्रेज हो जाइए, और नहीं तो भारतीय हो जाइए। बीच में मत रहिए खिचड़ी की तरह से, त्रिशंकु मत बनिए। उन्होंने अपनी भूषा बनाई है, पैंट है, शर्ट है, कोट है, क्योंकि उनका वातावरण ठंडा है। मैंने आपको बोला ना, बहुत ठंडा वातावरण, इसलिए उनको पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, शर्ट के ऊपर टाई चाहिए, टाई के ऊपर कोट चाहिए, कोट के ऊपर ओवरकोट चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत है। हमको नहीं चाहिए ये सब। अब हम भरी जून की गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में टाई कोट लगा के घूमें और घोड़े पर चढ़कर शादी करवाने जाएं, तो हमसे बड़ा सुपर इडियट कौन? और शादी जिस पत्नी से करें वो साड़ी में, और हम 3 पीस सूट और टाई में। हमारे यहाँ बोलते हैं पति पत्नी 2 पहिए हैं गृहस्थी की गाड़ी के, 1 पहिया ट्रैक्टर, दूसरा साइकिल। कैसे चलेगी गृहस्थी? या तो पत्नी को भी बोलो कि स्कर्ट में आए, तो आपका 3 पीस सूट और टाई जमेगा, क्योंकि यूरोप में पत्नी स्कर्ट पहनती है तो पति 3 पीस सूट और टाई पहनता है। यहां अगर पत्नी साड़ी पहन रही है तो आपको तो धोती कुर्ता वही ठीक है।
और आप बोलेंगे जी धोती में क्या है? धोती दुनिया का ऐसा वस्त्र है जो बिना सिला हुआ है, और बिना सिले हुए वस्त्र में आप चाहें वो डिजाइन बना सकते हैं। हिंदुस्तान में धोती से 1000 से ज्यादा डिजाइन बन सकती है। और आप भारत के किसी भी इलाके में चले जाइए, धोती पहने हुए महिलाओं को देखकर बता सकते हैं कि ये किस राज्य की है। बंगाल की महिला की धोती, आसाम की महिला की धोती, महाराष्ट्र की महिला की धोती, आंध्रा की महिला की धोती, सब राज्यों की महिलाएं खाली धोती ही पहन के खड़ी हो तो मैं बता दूंगा ये किस राज्य की है, और वो सत्य निकलेगा। पैंट पहने हुए किसी आदमी को पहचानना मुश्किल है ये किस राज्य का है, क्योंकि भारत में कोई राज्य नहीं है जहां से पैंट निकली हो, वो तो यूरोप से आई है। स्कर्ट पहने हुए कोई महिला का पता नहीं। धोती इसलिए हम पहनते हैं कि उससे डिजाइन जैसी चाहे वैसी बनाएं। पगड़ी इसलिए पहनते हैं कि जैसी चाहे डिजाइन बनाएं। धोती और पगड़ी में बहुत बड़ा सौंदर्य बोध है। पगड़ी देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी किस इलाके का है, मारवाड़ी है कि मेवाड़ी, हाड़ौती का है कि कहाँ का। पगड़ी देख के, धोती देख के, क्योंकि दोनों ही बिना सिले हुए हैं। भारत में बिना सिले हुए वस्त्र पहनने की बहुत बड़ी परंपरा है। आप जानते हैं जितने बड़े धर्म यज्ञ होते हैं वहां आप बिना सिले वस्त्र पहनकर ही बैठ सकते हैं, क्योंकि पवित्रता उसी में है। ये सिले हुए वस्त्र तो यूरोप की नकल है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपने जीवन में थोड़ा भारतीय बनिए, कोशिश करिए। आज हम नहीं हैं, लेकिन कोशिश करें तो 2 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए। ज्यादा कोशिश करें तो हमारी आगने वाली जनरेशन तो हो ही सकती है। हम शायद नहीं भी हो पाए, अगली जनरेशन को तो बना ही सकते हैं। बस उनको ये समझ दीजिए कि भारत क्या है, यूरोप क्या है, उनकी मान्यता क्या है, उनकी परंपरा क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, हमारी क्या है, उनका भोजन क्या है, हमारा भोजन क्या है। वो पिज्जा बर्गर क्यों खाते हैं? क्योंकि और कुछ खाने को है नहीं। यूरोप में 3-4 ही अन्न पैदा होते हैं और उससे 3-4 ही डिश बन सकती है, इसलिए ले दे के उनके पास पिज्जा और बर्गर है। भारत में 1400 वस्तुओं का उत्पादन जमीन से होता है, यहाँ अलग अलग डिशेज हैं। मैं जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा हर दिन नई डिश खा सकता हूं। इस देश में इतनी ताकत है, वहां है ही नहीं। और हम घरों में जो कुछ भी बनाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जितने भी अचार हिंदुस्तान में पड़ते हैं, बिना मेथी दाने के कोई अचार नहीं है, क्योंकि मेथी की हर समय जरूरत है, क्योंकि हम समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं। और मेथी ही है जो समशीतोष्ण जलवायु में वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित रख सकती है, और कुछ नहीं। इसलिए हर अचार में मेथी, हर लड्डू में मेथी, हर सब्जी में मेथी, जहां लगे वहीं मेथी, क्योंकि जरूरत है। अब कोई बाहर से आए और हमसे कहे कि तुम तो पागल हो, मूर्ख हो, ये हर अचार में मेथी डाल दिया। हमारे जैसा देखो, हम तो सॉस खाते हैं क्योंकि सॉस उनकी मजबूरी है, इसके आगे वो बना ही नहीं सकते कुछ। कच्चा माल एक टमाटर है और थोड़ी शुगर बना लेते हैं, चौथी कोई चीज है नहीं, तीसरी कोई चीज है नहीं, तो सॉस ही बनेगा, उससे और क्या बनेगा। तो उनकी जो मजबूरियां हैं उनको अपनी विशेषता मत बनाइए, और हमारी जो विशेषताएं हैं उनको कमजोरियां मत साबित करिए। तब हम जाकर इस भारत को सुजलाम सुफलाम देख पाएंगे। और ये साल कोई विशेष साल है। भारत में वंदे मातरम गान का ये 100वां साल है। भारत के स्वदेशी आंदोलन का ये 100वां साल है। आपको मालूम है सन 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने उसकी नींव रखी। बाद में गांधी जी तो उसमें जुड़ गए, नींव तो लोकमान्य तिलक ने रखी थी। 5 नवंबर 1906 को पुणे शहर में लोकमान्य तिलक ने विदेशी कपड़ों में आग लगाकर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, और उस दिन ये वंदे मातरम पूरा गाया गया था। तब से ये दोनों कहानी एक साथ जुड़ गई। तो वंदे मातरम का 100वां वर्ष है, स्वदेशी आंदोलन का 100वां वर्ष है। तो इस 100वें वर्ष में कुछ तो करें अपने जीवन में, थोड़े तो स्वदेशी बने, भारतीयता के नजदीक चले। तो आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं? इतना ही करिए कि जितना बने अपने जीवन में भारतीयता लाइए। तो कितने स्तर पर? 5, ज्यादा नहीं कहता मैं। आपके भोजन में संपूर्ण भारतीयता लाइए, माने पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, पाव रोटी, डबल रोटी, इनको थोड़ा बाहर करिए और अपने देश की चीजें अंदर लाइए।
हमको पिज्जा बर्गर की जरूरत नहीं। अपने पास इडली है, सांभर है, रसम है, उत्तपम है, डोसा है, पूरी है, कचौरी है, सब्जी है, खीर है, पापड़ है, खाखरा है, 20 किस्म के खाखरे हैं, फाफड़ा है, पता नहीं क्या क्या है। हमको ये सब नहीं चाहिए। अपना भोजन और अपनी भूषा, बन पड़े उतनी भारतीय भूषा जितना संभव हो। फिर तीसरा, अपना भजन, माने अपना गान, अपना संगीत। ये पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, इसमें मत फंसिए, क्योंकि उसमें म्यूजिक जैसा कुछ है नहीं, न कर्ण प्रिय है, न शरीर के लिए अच्छा है। तो भारतीय संगीत, भारतीय भजन, इसमें जाइए, आनंद भी मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति भी होगी। यहां तो सब कलाएं मोक्ष प्राप्ति का साधन है। फिर उसके बाद भारतीय भजन के बाद भारतीय भेषज, माने औषधि, जितनी बने भारत की औषधि खाइए। अब तो आपको मालूम है यूरोप के बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि एलोपैथी में कोई औषधि नहीं है, आप खाओ सब जहर है, ताकत आपकी है कि पचा लो तो जिंदा, नहीं तो मर जाओ। आपने देखा आजकल अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है डीन ओर्निश, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है, सब जहर है। तुम्हारी ताकत कितनी है जहर को पचाने की, तुम तय कर लो। और ये जो एलोपैथी के हम गुणगान गाते हैं ना, आपको मालूम है ये शुरू कैसे हुई है? ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 200-250 साल पहले की एक पुरानी कहानी सुना देता हूं, कैसे डॉक्टर होते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, उनका एलोपैथी में परम विश्वास था। उनका एक बहुत अच्छा डॉक्टर था एमडी। तो एक दिन उनको बुखार आ गया, तो एलोपैथी का जो जनक माना जाता है ना, वो एक हिप्पोक्रेट्स नाम का व्यक्ति है। अब हिप्पोक्रेट का मतलब क्या होता है वो आप सब जानते हैं। तो हिप्पोक्रेटिस करके एक व्यक्ति हुआ, उसने एलोपैथी को जन्म दिया, ऐसा कहते हैं। तो वो क्या कहता था कि कोई भी बीमारी आए तो रक्त के प्रदूषण से आती है, तो बीमारी जैसे ही आए तो गंदा खून शरीर में से निकालो। तो वो जो जॉर्ज वॉशिंगटन का एमडी डॉक्टर था, उसने यही फिलॉसफी अपना दिया अपने राष्ट्रपति पर। उनको बुखार आ गया तो जॉर्ज वॉशिंगटन के अंदर गंदा खून है, इसको बाहर निकालो। तो उनकी नसें काट दी उसने ब्लेड से, यहाँ की नस काट दी, खून निकलना शुरू हुआ, भल 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 भल। 24 घंटे में इतना खून निकल गया कि जॉर्ज वॉशिंगटन मर गया। ये है एलोपैथी, जिसके पीछे आप आंख बंद करके अंधों की तरह से भाग रहे हैं। जरा रुकिए, ठहरिए, देखिए कि उसमें कितना वैज्ञानिक सत्य है, तथ्य है, और कितना उसमें बकवास है। यूरोप की तो मजबूरी है कि वो एलोपैथी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कुछ ऑल्टरनेट ही नहीं है। तो उनको करने दीजिए। आपके पास क्या कमी है बताइए ना। आयुर्वेद इतना बड़ा शास्त्र है जिसके 2 हिस्से हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। आपको तो जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेद दुनिया में अकेला चिकित्सा शास्त्र है जो ये कहता है कि बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। और उसके लिए उसने नियम बनाए हैं, छोटे छोटे नियम है आयुर्वेद में, उनका पालन आप करो। जैसे भोजन के 1 घंटे बाद पानी पियो, सबसे पहला नियम। पानी घूट घूट भर के पियो, एक साथ मत पियो। ठंडा पानी कभी मत पियो। सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो। फिर उसके बाद खाना खाना है तो बैठ के खाओ, खड़े होके मत खाओ। और रात्रि में विश्राम करना है तो पूर्व की दिशा में सिर करके सो। कभी मजबूरी हो तो दक्षिण की दिशा में सिर कर लो। ऐसे 2000 नियम है आयुर्वेद। कोई भी पालन करे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहे। मैंने इनमें से कुछ नियमों का पालन अपने जिंदगी में किया है, और पिछले 18 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया, आधी गोली भी नहीं खाई। हर साल 1 लाख किलोमीटर का प्रवास करूं तो भी पीठ में दर्द नहीं होता। हर 10 दिन पर मेरा खाना बदलता है। अभी मैं राजस्थान में हूं, 10 दिन बाद कर्नाटक में रहूंगा। कर्नाटक राजस्थान के खाने में बहुत अंतर है। बस आयुर्वेद के नियम का पालन करता हूं तो पेट में भी कोई तकलीफ नहीं। ये मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, बस ध्यान देना है। फिर आप कहेंगे जी हमको तो पता ही नहीं है ये नियम कैसे हैं, कहाँ लिखे हुए हैं। आयुर्वेद की एक पुस्तक आप सब पढ़िए जरूर, उसका नाम है अष्टांग हृदय। कई प्रकाशकों ने उसका नाम बदल दिया है, अष्टांग संग्रह कर दिया, दोनों एक ही है। वो जरूर पढ़िए, उसमें 2000 से ज्यादा सूत्र हैं। मैंने उसको 100 बार पढ़ा और मुझे लगता है उससे अच्छी दुनिया में कोई पुस्तक नहीं, जो आपको स्वस्थ तो रखती ही है, मोक्ष जाने का रास्ता बता देती कि मोक्ष कैसे हो।
वो आप ले लो, बाजार में मिलती है। अब कोई लोग कहते हैं इतनी मोटी पुस्तक है, पेज बहुत हैं, संस्कृत में है, कठिन संस्कृत में, कैसे पढ़ें? तो आप ऐसा करो कि हमने उस पुस्तक को आधार बना के छोटी छोटी कुछ पुस्तकें बनाई, 100 पन्ने की, 50 पन्ने की, 150 पन्ने की। वो नीचे आप जाएंगे तो नीचे रखी हुई हैं स्टॉल पे, आप वो ले जाओ। 5-6 किताबें हैं चिकित्सा विषय पर, वो सब अष्टांग हृदय के आधार पर हैं। उनको अगर आप पालन कर लो तो मैं बोलता हूं कि 90% बीमारियों में आपको चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। 10% बीमारियों को छोड़ देता हूं क्योंकि वो आपकी गलती से नहीं, दूसरे की गलती से आती है। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अब इसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं है, हो गया तो अब वहां आपको थोड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो 10% घटनाओं को छोड़कर 90% बीमारियों में न डॉक्टर की जरूरत है, न दवाओं की जरूरत है, न हॉस्पिटल की जरूरत है। आप अपने घर में ही ये कर सकते हैं। आयुर्वेद की जरूर जरूरत है, और आयुर्वेद हमारे जीवन का शास्त्र है, चिकित्सा का शास्त्र नहीं, जीवन का शास्त्र है। जीवन कैसे जीना, भारत में रहते हुए इस भूगोल खंड में जहां की जलवायु समशीतोष्ण है, जहां 16 तरह के क्लाइमेट जोन्स हैं, ऐसे स्थान पे कैसे जिंदगी जीना, ये आयुर्वेद में है। अगर आप चाहें तो अध्ययन करिए, संस्कृत में करें तो बहुत अच्छा, सरल हिंदी में करना चाहें तो नीचे हमारे प्रकाशन की किताबें हैं, आप ले जाइए। किसी भी पुस्तक पर हमारा कॉपीराइट नहीं, सबको कॉपी करने का राइट है, क्योंकि हम भारतीयता में मानते हैं जिसमें ज्ञान किसी की संपत्ति नहीं, सबके लिए। मेरे लिए थोड़ी है, मैंने कहीं से लिया, आपको दिया, आप किसी और को दे दो। ज्ञान को तो बांटने की परंपरा, हम तो जितना ज्ञान बांटें उतना बढ़ता है, जितना दान दें उतना बढ़ता है। यूरोप में तकलीफ है कि हर ज्ञान को पेटेंट करके रखो, दूसरे को छूने मत दो। तो वो पुस्तकें पढ़ सकते हैं, ऐसी इन विषयों पे छोटी छोटी CD बनाई है, वो सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। थोड़ा इसका प्रचार करिए भारत और भारतीयता का, तो अगले 2-3 वर्ष में शायद ये देश बदले। आप नहीं बदलें तो आपकी पीढ़ी जरूर बदल जाए जो आने वाली है, तो शायद एक नया भारत हम देखें, जो भारत हो, भारतीयता से युक्त हो, जिसमें इंडिया ना हो, जिसका मतलब ही हमें नहीं मालूम। तो मेरा आपसे ये कहना है, और कभी कभी तो इतना मुझे दुख होता है, कोई थोड़े अंग्रेजी पढ़े लिखे घरों में चला जाता हूं जो बहुत पूरी अंग्रेजी नहीं जानते, पूरी हिंदी भी नहीं जानते, वो बहुत सत्यानाश करते हैं। अधकचरे लोग, वो क्या कहते हो, राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। तो मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेस? क्योंकि प्लेटो ने मिसेस शब्द दिया है वेश्याओं के लिए, रखेल को मिसेस कहते हैं। आपने सुना है यूरोप में सो एंड सो मिसेस, मिसेस पांडे, मिसेस शर्मा, मिसेस ये, माने उसकी रखेल, पांडे की रखेल मिसेस पांडे, सब शर्मा की रखेल मिसेस शर्मा। हम अपनी धर्मपत्नी को मिसेस बनाने में लग गए, बिना सोचे समझे, बिना अकल के। शी इज माई मिसेस। तब मैं पूछता हूं, रियली? तब वो थोड़े बौखला है। और धर्मपत्नियों ने पति को मिस्टर बना दिया, मिस्टर माने उसका उल्टा। और मिस तो बहुत ही खराब शब्द। मिस माने एक ऐसी वेश्या जो कई पुरुषों के साथ सोए, मिसेस तो किसी एक की ही रहती है, मिस तो किसी की भी होती है। हमने अपनी बेटियों के नाम के आगे बड़े गर्व से मिस आकृति, मिस फलाना, मिस ढिमाका लगा दी। पहले शब्दों को जाने फिर उनका उपयोग करें। मम्मी शब्द है यूरोप में, मम्मी माने डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर। हमने बच्चों को चिल्ला चिल्ला के मम्मी बोल सिखा दिया। पप्पा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है अंग्रेजी, पापा शब्द का कोई अर्थ नहीं। मम्मी का तो है भी कि डेड बॉडी, पापा का तो वो भी नहीं। बुलवा रहे हैं पापा पापा पापा। और अंकल आंटी तो बहुत ही खतरनाक। अंकल पता है क्या होते हैं? जैसे कोई बाप है, उसके भाई हैं जो उसके बाप की दूसरी रखेलों से पैदा हुए हैं, वो सब अंकल हैं। और आंटी उसका फीमेल पार्ट है। हम किसी को भी अंकल और आंटी बोल देते बिना सोचे समझे, और सामने वाला स्वीकार भी कर लेता, उसको मालूम नहीं है कितनी बड़ी गाली दे रहा है।
पहले अंग्रेजी और अंग्रेजियत और सभ्यता के बारे में पूरा जाने, फिर समझबूझकर उपयोग करें तो अच्छा है। कभी कभी मुझे इतना खराब लगता है, किसी के घर में जाता हूँ, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू, पिंकू, डब्लू, बबलू, पूछो क्या नाम है, मतलब क्या है टिंकू का? टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने माँ की ना सुने, वो है टिंकू। और ज्यादातर बच्चे वहां टिंकू ही होते हैं यूरोप में। हमारा बेचारा सीधा साधा आज्ञाकारी उसको टिंकू टिंकू बोल बोल के उसका कचरा निकाला। तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि भाषा के स्तर पर, भूषा के स्तर पर, भोजन के स्तर पर, भजन के स्तर पर और भेषज के स्तर पर ये यूरोप की नकल मत करिए। और अगर करनी ही है तो पूरी करिए, अधूरी मत करिए। या तो पूरे यूरोपीय हो जाइए, अंग्रेज हो जाइए, और नहीं तो भारतीय हो जाइए। बीच में मत रहिए खिचड़ी की तरह से, त्रिशंकु मत बनिए। उन्होंने अपनी भूषा बनाई है, पैंट है, शर्ट है, कोट है, क्योंकि उनका वातावरण ठंडा है। मैंने आपको बोला ना, बहुत ठंडा वातावरण, इसलिए उनको पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, शर्ट के ऊपर टाई चाहिए, टाई के ऊपर कोट चाहिए, कोट के ऊपर ओवरकोट चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत है। हमको नहीं चाहिए ये सब। अब हम भरी जून की गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में टाई कोट लगा के घूमें और घोड़े पर चढ़कर शादी करवाने जाएं, तो हमसे बड़ा सुपर इडियट कौन? और शादी जिस पत्नी से करें वो साड़ी में, और हम 3 पीस सूट और टाई में। हमारे यहाँ बोलते हैं पति पत्नी 2 पहिए हैं गृहस्थी की गाड़ी के, 1 पहिया ट्रैक्टर, दूसरा साइकिल, कैसे चलेगी गृहस्थी? या तो पत्नी को भी बोलो कि स्कर्ट में आए तो आपका 3 पीस सूट और टाई जमेगा, क्योंकि यूरोप में पत्नी स्कर्ट पहनती है तो पति 3 पीस सूट और टाई पहनता है। यहां अगर पत्नी साड़ी पहन रही है तो आपको तो धोती कुर्ता वही ठीक है। और आप बोलेंगे जी धोती में क्या है? धोती दुनिया का ऐसा वस्त्र है जो बिना सिला हुआ है, और बिना सिले हुए वस्त्र में आप चाहें वो डिजाइन बना सकते हैं। हिंदुस्तान में धोती से 1000 से ज्यादा डिजाइन बन सकती है। और आप भारत के किसी भी इलाके में चले जाइए, धोती पहने हुए महिलाओं को देखकर बता सकते हैं कि ये किस राज्य की है। बंगाल की महिला की धोती, आसाम की महिला की धोती, महाराष्ट्र की महिला की धोती, आंध्रा की महिला की धोती, सब राज्यों की महिलाएं खाली धोती ही पहन के खड़ी हों तो मैं बता दूंगा ये किस राज्य की है, और वो सत्य निकलेगा। पैंट पहने हुए किसी आदमी को पहचानना मुश्किल है ये किस राज्य का है, क्योंकि भारत में कोई राज्य नहीं है जहां से पैंट निकली हो, वो तो यूरोप से आई है। स्कर्ट पहने हुए कोई महिला का पता नहीं। धोती इसलिए हम पहनते हैं कि उससे डिजाइन जैसी चाहे वैसी बनाएं। पगड़ी इसलिए पहनते हैं कि जैसी चाहे डिजाइन बनाएं। धोती और पगड़ी में बहुत बड़ा सौंदर्य बोध है। पगड़ी देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी किस इलाके का है, मारवाड़ी है कि मेवाड़ी, हाड़ौती का है कि कहाँ का। पगड़ी देख के, धोती देख के, क्योंकि दोनों ही बिना सिले हुए हैं। भारत में बिना सिले हुए वस्त्र पहनने की बहुत बड़ी परंपरा है। आप जानते हैं जितने बड़े धर्म यज्ञ होते हैं वहां आप बिना सिले वस्त्र पहनकर ही बैठ सकते हैं, क्योंकि पवित्रता उसी में है। ये सिले हुए वस्त्र तो यूरोप की नकल है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपने जीवन में थोड़ा भारतीय बनिए, कोशिश करिए। आज हम नहीं हैं, लेकिन कोशिश करें तो 2 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए। ज्यादा कोशिश करें तो हमारी आगने वाली जनरेशन तो हो ही सकती है। हम शायद नहीं भी हो पाए, अगली जनरेशन को तो बना ही सकते हैं। बस उनको ये समझ दीजिए कि भारत क्या है, यूरोप क्या है, उनकी मान्यता क्या है, उनकी परंपरा क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, हमारी क्या है, उनका भोजन क्या है, हमारा भोजन क्या है। वो पिज्जा बर्गर क्यों खाते हैं? क्योंकि और कुछ खाने को है नहीं। यूरोप में 3-4 ही अन्न पैदा होते हैं और उससे 3-4 ही डिश बन सकती है, इसलिए ले दे के उनके पास पिज्जा और बर्गर है। भारत में 1400 वस्तुओं का उत्पादन जमीन से होता है, यहाँ अलग अलग डिशेज हैं। मैं जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा हर दिन नई डिश खा सकता हूं। इस देश में इतनी ताकत है, वहां है ही नहीं।
और हम घरों में जो कुछ भी बनाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जितने भी अचार हिंदुस्तान में पड़ते हैं, बिना मेथी दाने के कोई अचार नहीं है, क्योंकि मेथी की हर समय जरूरत है, क्योंकि हम समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं और मेथी ही है जो समशीतोष्ण जलवायु में वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख सकती है और कुछ नहीं। इसलिए हर अचार में मेथी, हर लड्डू में मेथी, हर सब्जी में मेथी, जहां लगे वहीं मेथी, क्योंकि जरूरत है। अब कोई बाहर से आए और हमसे कहे कि तुम तो पागल हो, मूर्ख हो, ये हर अचार में मेथी डाल दिया। हमारे जैसा देखो, हम तो सॉस खाते हैं क्योंकि सॉस उनकी मजबूरी है, इसके आगे वो बना ही नहीं सकते कुछ। कच्चा माल एक टमाटर है और थोड़ी शुगर बना लेते हैं, चौथी कोई चीज है नहीं, तीसरी कोई चीज है नहीं, तो सॉस ही बनेगा, उससे और क्या बनेगा। तो उनकी जो मजबूरियां हैं उनको अपनी विशेषता मत बनाइए, और हमारी जो विशेषताएं हैं उनको कमजोरियां मत साबित करिए। तब हम जाकर इस भारत को सुजलाम सुफलाम देख पाएंगे। और ये साल कोई विशेष साल है। भारत में वंदे मातरम गान का ये 100वां साल है। भारत के स्वदेशी आंदोलन का ये 100वां साल है। आपको मालूम है, सन 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने उसकी नींव रखी। बाद में गांधी जी तो उसमें जुड़ गए, नींव तो लोकमान्य तिलक ने रखी थी। 5 नवंबर 1906 को पुणे शहर में लोकमान्य तिलक ने विदेशी कपड़ों में आग लगाकर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, और उस दिन ये वंदे मातरम पूरा गाया गया था। तब से ये दोनों कहानी एक साथ जुड़ गई। तो वंदे मातरम का 100वां वर्ष है, स्वदेशी आंदोलन का 100वां वर्ष है, तो इस 100वें वर्ष में कुछ तो करें अपने जीवन में, थोड़े तो स्वदेशी बने, भारतीयता के नजदीक चले। तो आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं? इतना ही करिए कि जितना बने अपने जीवन में भारतीयता लाइए। तो कितने स्तर पर? 5, ज्यादा नहीं कहता मैं। आपके भोजन में संपूर्ण भारतीयता लाइए, माने पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, पाव रोटी, डबल रोटी, इनको थोड़ा बाहर करिए और अपने देश की चीजें अंदर लाइए। हमको पिज्जा बर्गर की जरूरत नहीं। अपने पास इडली है, सांभर है, रसम है, उत्तपम है, डोसा है, पूरी है, कचौरी है, सब्जी है, खीर है, पापड़ है, खाखरा है, 20 किस्म के खाखरे हैं, फाफड़ा है, पता नहीं क्या क्या है। हमको ये सब नहीं चाहिए। अपना भोजन और अपनी भूषा, बन पड़े उतनी भारतीय भूषा जितना संभव हो। फिर तीसरा, अपना भजन, माने अपना गान, अपना संगीत। ये पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, इसमें मत फंसिए, क्योंकि उसमें म्यूजिक जैसा कुछ है नहीं, न कर्णप्रिय है, न शरीर के लिए अच्छा है। तो भारतीय संगीत, भारतीय भजन, इसमें जाइए, आनंद भी मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति भी होगी। यहां तो सब कलाएं मोक्ष प्राप्ति का साधन है। फिर उसके बाद भारतीय भजन के बाद भारतीय भेषज, माने औषधि, जितनी बने भारत की औषधि खाइए। अब तो आपको मालूम है, यूरोप के बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि एलोपैथी में कोई औषधि नहीं है, आप खाओ सब जहर है, ताकत आपकी है कि पचा लो तो जिंदा, नहीं तो मर जाओ। आपने देखा आजकल अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, डीन ओर्निश, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है, सब जहर है। तुम्हारी ताकत कितनी है जहर को पचाने की, तुम तय कर लो। और ये जो एलोपैथी के हम गुणगान गाते हैं ना, आपको मालूम है ये शुरू कैसे हुई है? ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 200-250 साल पहले की एक पुरानी कहानी सुना देता हूं, कैसे डॉक्टर होते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, उनका एलोपैथी में परम विश्वास था। उनका एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, एमडी। तो एक दिन उनको बुखार आ गया। तो एलोपैथी का जो जनक माना जाता है ना, वो एक हिप्पोक्रेट्स नाम का व्यक्ति है। अब हिप्पोक्रेट का मतलब क्या होता है वो आप सब जानते हैं। तो हिप्पोक्रेटिस करके एक व्यक्ति हुआ, उसने एलोपैथी को जन्म दिया, ऐसा कहते हैं। तो वो क्या कहता था कि कोई भी बीमारी आए तो रक्त के प्रदूषण से आती है, तो बीमारी जैसे ही आए तो गंदा खून शरीर में से निकालो। तो वो जो जॉर्ज वॉशिंगटन का एमडी डॉक्टर था, उसने यही फिलॉसफी अपना दिया अपने राष्ट्रपति पर। उनको बुखार आ गया तो जॉर्ज वॉशिंगटन के अंदर गंदा खून है, इसको बाहर निकालो। तो उनकी नसें काट दी उसने ब्लेड से, यहाँ की नस काट दी, खून निकलना शुरू हुआ, भल 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 भल। 24 घंटे में इतना खून निकल गया कि जॉर्ज वॉशिंगटन मर गया। ये है एलोपैथी।
जिसके पीछे आप आंख बंद करके अंधों की तरह से भाग रहे हैं। जरा रुकिए, ठहरिए, देखिए कि उसमें कितना वैज्ञानिक सत्य है, तथ्य है, और कितना उसमें बकवास है। यूरोप की तो मजबूरी है कि वो एलोपैथी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कुछ ऑल्टरनेट ही नहीं है, तो उनको करने दीजिए। आपके पास क्या कमी है बताइए ना। आयुर्वेद इतना बड़ा शास्त्र है जिसके दो हिस्से हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। आपको तो जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेद दुनिया में अकेला चिकित्सा शास्त्र है जो ये कहता है कि बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। और उसके लिए उसने नियम बनाए हैं, छोटे छोटे नियम है आयुर्वेद में, उनका पालन आप करो। जैसे भोजन के 1 घंटे बाद पानी पियो, सबसे पहला नियम। पानी घूट घूट भर के पियो, एक साथ मत पियो। ठंडा पानी कभी मत पियो। सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो। फिर उसके बाद खाना खाना है तो बैठ के खाओ, खड़े होके मत खाओ। और रात्रि में विश्राम करना है तो पूर्व की दिशा में सिर करके सो। कभी मजबूरी हो तो दक्षिण की दिशा में सिर कर लो। ऐसे 2000 नियम है आयुर्वेद। कोई भी पालन करे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहे। मैंने इनमें से कुछ नियमों का पालन अपने जिंदगी में किया है और पिछले 18 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया, आधी गोली भी नहीं खाई। हर साल 1 लाख किलोमीटर का प्रवास करूं तो भी पीठ में दर्द नहीं होता। हर 10 दिन पर मेरा खाना बदलता है। अभी मैं राजस्थान में हूं, 10 दिन बाद कर्नाटक में रहूंगा। कर्नाटक राजस्थान के खाने में बहुत अंतर है। बस आयुर्वेद के नियम का पालन करता हूं तो पेट में भी कोई तकलीफ नहीं। ये मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, बस ध्यान देना है। फिर आप कहेंगे जी हमको तो पता ही नहीं है ये नियम कैसे हैं, कहाँ लिखे हुए हैं। आयुर्वेद की एक पुस्तक आप सब पढ़िए जरूर, उसका नाम है अष्टांग हृदय। कई प्रकाशकों ने उसका नाम बदल दिया है, अष्टांग संग्रह कर दिया, दोनों एक ही है। वो जरूर पढ़िए, उसमें 2000 से ज्यादा सूत्र हैं। मैंने उसको 100 बार पढ़ा और मुझे लगता है उससे अच्छी दुनिया में कोई पुस्तक नहीं, जो आपको स्वस्थ तो रखती ही है, मोक्ष जाने का रास्ता बता देती है कि मोक्ष कैसे हो। वो आप ले लो, बाजार में मिलती है। अब कोई लोग कहते हैं इतनी मोटी पुस्तक है, पेज बहुत हैं, संस्कृत में है, कठिन संस्कृत में, कैसे पढ़ें? तो आप ऐसा करो कि हमने उस पुस्तक को आधार बना के छोटी छोटी कुछ पुस्तकें बनाई, 100 पन्ने की, 50 पन्ने की, 150 पन्ने की। वो नीचे आप जाएंगे तो नीचे रखी हुई है स्टॉल पे, आप वो ले जाओ। 5-6 किताबें हैं चिकित्सा विषय पर, वो सब अष्टांग हृदय के आधार पर हैं। उनको अगर आप पालन कर लो तो मैं बोलता हूं कि 90% बीमारियों में आपको चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। 10% बीमारियों को छोड़ देता हूं क्योंकि वो आपकी गलती से नहीं, दूसरे की गलती से आती है। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अब इसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं है, हो गया तो अब वहां आपको थोड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो 10% घटनाओं को छोड़कर 90% बीमारियों में न डॉक्टर की जरूरत है, न दवाओं की जरूरत है, न हॉस्पिटल की जरूरत है। आप अपने घर में ही ये कर सकते हैं। आयुर्वेद की जरूर जरूरत है, और आयुर्वेद हमारे जीवन का शास्त्र है, चिकित्सा का शास्त्र नहीं है, जीवन का शास्त्र है। जीवन कैसे जीना, भारत में रहते हुए इस भूगोल खंड में जहां की जलवायु समशीतोष्ण है, जहां 16 तरह के क्लाइमेट जोन्स हैं, ऐसे स्थान पे कैसे जिंदगी जीना, ये आयुर्वेद में है। अगर आप चाहें तो अध्ययन करिए, संस्कृत में करें तो बहुत अच्छा, सरल हिंदी में करना चाहें तो नीचे हमारे प्रकाशन की किताबें हैं, आप ले जाइए। किसी भी पुस्तक पर हमारा कॉपीराइट नहीं, सबको कॉपी करने का राइट है, क्योंकि हम भारतीयता में मानते हैं जिसमें ज्ञान किसी की संपत्ति नहीं, सबके लिए। मेरे लिए थोड़ी है, मैंने कहीं से लिया आपको दिया, आप किसी और को दे दो। ज्ञान को तो बांटने की परंपरा है। हम तो जितना ज्ञान बांटें उतना बढ़ता है, जितना दान दें उतना बढ़ता है। यूरोप में तकलीफ है कि हर ज्ञान को पेटेंट करके रखो, दूसरे को छूने मत दो। तो वो पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ऐसी इन विषयों पे छोटी छोटी सीडी बनाई है, वो सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। थोड़ा इसका प्रचार करिए भारत और भारतीयता का, तो अगले 2-3 वर्ष में शायद ये देश बदले। आप नहीं बदलें तो आपकी पीढ़ी जरूर बदल जाए जो आने वाली है। तो शायद एक नया भारत हम देखें, जो भारत हो, भारतीयता से युक्त हो, जिसमें इंडिया ना हो और जिसमें अंग्रेजियत ना हो। तो ऐसा भारत बने, ये मेरी अभीष्ट। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, इसी के लिए ये सारा अभियान है।
और इस अभियान को थोड़ी तेज गति देने के लिए बहुत जल्दी हम टीवी चैनल पर ये सब शुरू करने जा रहे हैं। जितना मैंने आपको सुनाया आज, ये मेरे कुल अध्ययन का 2%। इस विषय पर मैं 40 दिन कथा कह सकता हूं, रोज 3 घंटे, यूरोप के बारे में और भारत के बारे में। लेकिन आपके पास उतना समय नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो हम जितना आज समझ पाए, सुन पाए, इसी पर चिंतन मनन करें और इसको थोड़ा आगे समझने की और कोशिश करते रहें। अपने को समझ लें और उनको समझ लें, तो क्या रखना है, क्या छोड़ना है, ये तय हो जाएगा। और जिस दिन ये तय हो जाएगा, उस दिन भारत भारत हो जाएगा। ऐसी माने प्रार्थना ईश्वर से मैं करता हूं और आप सबको शुभकामना देता हूं। वंदे मातरम के शताब्दी वर्ष में, स्वदेशी आंदोलन के शताब्दी वर्ष में ऐसा हम जरूर करें और ईश्वर हमको इसके लिए प्रेरणा दे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।